हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी यूट्यूब सीरीज जो चल रही है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और ये है हमारा पर्सनालिटी न्यूज़ जो हम डिस्कस करते हैं हर वीक आपके पास। यहाँ पर हम एक वीडियो जो है ये यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और हमारा ट्राई जो है वो ये रहता है कि हम आपको प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पॉइंट्स बताएं कि क्या आपके लिए एग्जाम में इन पर्सनालिटीज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको एक मैं चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब शेड्यूल तो हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर अवेलेबल रहता ही है। उसके साथ साथ आप अगर हमारे जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे अभिपीडिया पोर्टल का जो है लिंक मिलेगा। इस अभिपीडिया पोर्टल के लिंक पर आप जाकर आपको बहुत सारा जो है स्टडी मटेरियल, स्टडी रिसोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, जैसे करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, आपको सिर्फ रजिस्टर करना होगा। तो एक बार आप इस अभिपीडिया पोर्टल पर जाकर भी देखिए, आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको ये एज प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो, उनका नाम आपने कभी ना कभी अपने जीवन में ज़रूर सुना होगा, कुछ ना कुछ पढ़ा भी ज़रूर होगा। एंड दैट इज स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आज हम जो है थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और स्वामी विवेकानंद की जब हम पढ़ाई करेंगे अभी, तो हम सबसे पहले देखेंगे इनकी अर्ली लाइफ की, कैसे स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ और कैसे स्वामी विवेकानंद की लाइफ में जो जो चीज़ें आई उनके बर्थ से रिलेटेड, फिर कैसे उन्होंने स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो गेन की, और कैसे वो एक नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बने। तो वो वाला सफर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और फिर हम उनकी जो मोस्ट जो फेमस है, जो जिससे स्वामी विवेकानंद जो सबसे ज्यादा दुनिया भर में फेमस हुए, जो उनकी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की जो चिकागो में उन्होंने स्पीच दी थी 1893 में, उसको भी हम उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने अपनी स्पीच के थ्रू क्या हाईलाइट करने की कोशिश की थी। स्वामी विवेकानंद जो है दोस्तों, उन्होंने बहुत ही ज्यादा यूथ के ऊपर जो है इम्पैक्ट उनका रहा है। यूथ के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया। इसी वजह से उनका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 12th जैन। ठीक है। 12th जैन जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे की फॉर्म में हम इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ये बात की है कि आपको वीक को स्ट्रेंथ देनी है, आपको खुद को जो है स्ट्रेंथ देनी है। ठीक है। तो इसी चीज को दर्शाते हुए स्वामी विवेकानंद की एक बहुत फेमस कोट है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दैट वॉट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, कि जो आप सोचते हो कि आप क्या हो, अगर आप ये सोचते हो कि आप वीक हो तो आप वीक ही बनोगे। और अगर आप ये सोचते हो कि आप स्ट्रांग हो तो आप स्ट्रांग बनोगे। ठीक है। तो ये सारी जो काम है ये सोच का है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको कमजोर या स्ट्रांग बनाकर भेजा है। ये सारा जो है आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। सबसे पहले अर्ली लाइफ देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद जब उनका जन्म हुआ तो उनका जो नाम रखा गया था दैट वाज नरेंद्र नाथ दत्ता। और इनकी जन्म तिथि है 12th जैन 1963। सॉरी, ये 1963 नहीं होगा, ये 1863 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1863 यहाँ पर आएगा। तो 12th जैन 1863 को इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी तो जो थे, जिनका नाम था विश्वनाथ दत्त, ये अटॉर्नी थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। ठीक है। अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज में तो चलो शायद पिता का नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो कि क्वेश्चन में ना पूछा जाए प्रीलिम्स में। पर जो आपके स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं या बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी वगैरह, अगर आपने वो भी कभी दिए हैं, तो उन एग्जाम्स में अक्सर जो है पिता का नाम या माता का नाम पूछ लिया जाता है। तो पिता का नाम यहाँ पर क्या था आपके, विश्वनाथ दत्ता। और ये क्या थे, ये अटॉर्नी थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। उसके बाद अगर मैं बात करूं मदर की, माता जी की, तो इनकी माता जी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। और ये एक हाउसवाइफ थी। अगेन, जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं या बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के फैक्ट्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसमें इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने बहुत मेजर रोल जो है स्वामी विवेकानंद की पर्सनालिटी को मोल्ड करने में प्ले किया। ठीक है, क्योंकि एक लर्नड फैमिली थी। एक जैसे कि आपने देखा कि विश्वनाथ दत्ता जो थे, जो विवेकानंद जी के पिताजी थे, वो एक अटॉर्नी थे। तो इन्होंने अपने बेटे को भी अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इनकी पर्सनालिटी को अच्छे से शेप किया। उसके बाद अगर हम स्वामी विवेकानंद की एजुकेशन की बात करें, तो स्वामी विवेकानंद की जो प्रीलिमिनरी एजुकेशन हुई थी वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में हुई थी। ठीक है, जो आपका कोलकाता में था। और इनकी ग्रेजुएशन भी कलकत्ता में ही हुई, आर्ट्स
फील्ड में इन्होंने ग्रेजुएशन की फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, जो कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज था वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन। उसके बाद 20 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी की जो सारी लॉजिक है उसको मास्टर कर लिया था। और इनके जो इंटरेस्ट थे वो किस तरफ थे? इनके इंटरेस्ट अगर आप देखें, रिलीजन में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, हिस्ट्री में, सोशल साइंसेज में, आर्ट में, लिटरेचर में, पुराणास, वेदास और उपनिषद में जो है स्वामी विवेकानंद का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है दोस्तों रहा। अब अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअल जर्नी की, जो जर्नी आपकी, अगर मैं यहाँ पर टर्म यूज करूं, फ्रॉम नरेंद्रनाथ दत्त टू स्वामी विवेकानंद, अगर मैं इस जर्नी की बात करता हूं, ठीक है, तो वो क्या जर्नी थी, वो स्पिरिचुअल जर्नी क्या थी? तो 1887 में पहुंचते पहुंचते इन्होंने फॉर्मली जो है प्रण लिया संन्यास लेने का, ठीक है, और यहां से इनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब 1888 में जो आपके स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे और इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो उनके स्पिरिचुअल गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनके जो मैसेजेस हैं उनको फैलाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने पूरे हिंदुस्तान के भ्रमण पर वो निकल पड़े और पैदल ही वो निकल पड़े। जो है उन्होंने दान दक्षिणा लेकर अपना सारा गुजारा किया और लिटरली उन्होंने एक मॉन्क की लाइफ जो है वो जी। ठीक है, हम आगे चलकर जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दोस्तों पढ़ते हैं, जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे, जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, गांधी जी की हम बात करते हैं, तो गांधी जी ने भी आपके पहले नेशनल जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल था उसकी कमांड संभालने से पहले पूरे हिंदुस्तान की जर्नी की थी। तो वही चीज स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पर की। अब फेम एंड रिकॉग्निशन की बात करें कि जो स्वामी विवेकानंद हैं उनको इनका ये जो करंट फेम और मिला, वो कहाँ से मिला? मेनली वो मिला आपकी 1893 में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी शिकागो में। वहां पर स्वामी विवेकानंद जो है इंडिया को और हिंदुइज्म को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और इनकी यहाँ पर जो स्पीचेस थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। और इसी वजह से, इन्हीं स्पीचेस की वजह से, इसी जो उन्होंने इंडिया को वहां पर रिप्रेजेंट किया, इसी वजह से इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम। ठीक है, एज मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि उस समय तक वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा जो है माना जाता था कि हिंदुइज्म जो है या इंडिया जो है वो काफी ही बैकवर्ड फिलोसफी है, काफी ही बैकवर्ड देश है और काफी बैकवर्ड लोग हैं। पर जो आपके स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने अपनी स्पीचेस से इस धारणा को बदलने की कोशिश की। तो शिकागो में रहने के बाद, शिकागो में वहां पर जाने के बाद, स्पीच देने के बाद कुछ 3 साल तक जो है स्वामी विवेकानंद ने वेदांता फिलोसफी को अमेरिका और लंदन में स्प्रेड किया। उसके बाद वो हिंदुस्तान लौटे और 1897 में उन्होंने रामाकृष्ण मठ जो है वो फाउंडेशन, उसकी फाउंडेशन रखी और एक रामाकृष्ण मिशन की फाउंडेशन रखी कलकत्ता में। और 1898 में इन्होंने बेलूर मठ की इस्टेब्लिशमेंट की। अब ये बेलूर मठ जो है ये आपका करंट डे बांग्लादेश में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बेलूर मठ कहाँ पर है अब, ये आपका बांग्लादेश में है। क्लियर। 1899 में ये दोबारा से वेस्ट में गए, दोबारा से लंदन गए और 1900 में इंडिया वापस आए। और इनकी जो डेथ है, काफी छोटी उम्र में इनकी जो डेथ हो गई थी, ठीक है, 40 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तो 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में ही स्वामी विवेकानंद ने जो है अपने प्राण त्याग दिए। तो ये था इनका क्रोनोलॉजी ऑफ लाइफ। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कुछ दूसरी एस्पेक्ट्स। अगर मैं बात करूं कि जो विवेकानंद की आइडियोलॉजी थी, तो उस पर किसका इन्फ्लुएंस था सबसे ज्यादा, किन किन चीजों का इन्फ्लुएंस था? सबसे पहले तो जो विवेकानंद थे, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंशिएंट इंडियन फिलोसफीज, स्पेशली वेदांता। ठीक है, वेदांता से वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। अगर आप उनकी थिंकिंग में जाएं और उनकी जो है टेक्स्ट पढ़ें या उनकी जो स्पीचेज है वो सुने, तो आपको दिखेगा कि बुद्धिस्ट फिलोसफी का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, भागवत गीता का काफी influence था। एंड अल्टीमेटली ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचर स्वामी रामानंद रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, जिन्होंने इनको सिखाया, विवेकानंद इनको सिखाया द नीड फॉर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड थिंकिंग। तो ये सारा ज्ञान जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दिया। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बाद विवेकानंद ने जो है उनकी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की भी फाउंडेशन रखी। ठीक है, अब भगवान में क्या बिलीफ था, स्वामी विवेकानंद का भगवान में क्या बिलीफ था? तो स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भाई, अगर आप
स्पिरिट के ट्रुथ में मान रहे हो और यूनिवर्स के ट्रुथ में मान रहे हो कि भाई यूनिवर्स है, तो आप भगवान का ट्रुथ डिनाई नहीं कर सकते। या तो आप मान ही नहीं रहे कि भाई यूनिवर्स जैसी कोई चीज है या स्पिरिट जैसी कोई चीज है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इन चीजों में मान रहे हो तो गॉड में भी आपको मानना पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं, हमने भगवान को महसूस नहीं किया, तो हम भगवान को कैसे माने। तो विवेकानंद का ये मानना था कि अगर आप चाहें, अगर आप पूरी श्रद्धा से काम करें, तो इट इज पॉसिबल कि आप एक गॉड को एक्सपीरियंस कर सकें, उनको फील कर सकें। ठीक है, तो ये जो है विवेकानंद का भगवान में। उसके बाद अगर मैं रिलीजन की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, जो रिलीजन है आपका, ये सिर्फ कोई डॉक्ट्राइन नहीं है या कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, रिलीजन के सहारे ही इंसान जो है अपने अंदर का बेस्ट और अपने अंदर की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स को रियलाइज कर सकता है। अगर इंसान कोई रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो वो उसको हेल्प करता है अपने बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स को रियलाइज करने में। ठीक है, और इनका ये भी मानना था, देखिए जो स्वामी विवेकानंद थे, वो कभी भी उन्होंने जो है इनटॉलरेंस की बात नहीं की, हमेशा उन्होंने टॉलरेंस की बात की। ठीक है, और उनका ये मानना था कि जो ये दुनिया है, जो एक धर्म दूसरे धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या एक धर्म दूसरे धर्म को टॉलरेट नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून है इस दुनिया का। ठीक है, ये सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून दुनिया का है। एंड ही एडवोकेटेड द वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल वननेस। ठीक है, कि ठीक है आप अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं, आप अलग अलग धर्मों को, अलग अलग संप्रदायों को फॉलो कर रहे हैं, पर आप दूसरे जो बाकी के रिलीजन्स हैं उनको इंटॉलरेंट मत कीजिए, उनको भी टॉलरेंस से देखिए। और इससे क्या होगा, एक यूनिवर्सल वननेस क्रिएट होगी और एक कॉस्मोपॉलिटेनिज्म का कंसेप्ट जो है दुनिया में आएगा। ओके, चलिए। अब स्वामी विवेकानंद की अगर हम आगे फिलॉसफी देखें, तो स्वामी विवेकानंद की अगर हम फिलॉसफी को डिस्क्राइब करें तो हम उसको एज अ स्पिरिचुअल इंक्वायरी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वो एक इंक्वायरी की झील थी, और स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली ट्रूथ जो है आपके स्वामी विवेकानंद जो है वो मानते थे। एंड विवेकानंद ऑलवेज बिलीव्ड इन द सिंगुलैरिटी ऑफ ट्रूथ, कि सच हमेशा एक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सच हो सकते हैं, सच हमेशा एक होता है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ही बिलीव्ड इन दी भगवत गीता, भगवत गीता का बहुत सारा इन्फ्लुएंस था। तो स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि जो आपका सोल है, जो आपकी भगवत गीता है, वो भी यही बोलती है ना कि भाई आत्मा जो है वो तो इमोरल है। ठीक है, उसको ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है। गीता में कृष्ण ने यही बोला है। तो सेम चीज स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पर बोली कि जो आपका सोल है दैट इज इमोर्टल, उसको आप नहीं मार सकते। ठीक है, ये स्टार्ट होता है, फिर रीबर्थ होता है, और ये एंड अल्टीमेटली जो ये सोल है, इसका बर्थ और रीबर्थ और का जो कंसेप्ट है वो तभी खत्म होगा जब आप लिबरेट हो जाएंगे, जब आपको यानी कि क्या मिल जाएगा, जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इन्फ्लुएंस दिखता है भगवत गीता की आइडियोलॉजी का स्वामी विवेकानंद के ऊपर। ओके, अब सोशल रिफॉर्म्स के लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत काम किया, तो उनके क्या आइडियाज थे स्वामी विवेकानंद के सोशल रिफॉर्म्स के लिए। तो अगर आप ये वाली जो इनकी कोट है स्वामी विवेकानंद का, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। ठीक है, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा जो गोल है उसको तुम नहीं अचीव कर लेते। अब इस एक स्टेटमेंट में जो है आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के जो आइडियाज हैं सोशल चेंज के ऊपर। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि आप सोशल चेंज के लिए सिर्फ ऊपर से लिपापोती मत कर दीजिए। ठीक है, सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। सोशल रिफॉर्म जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है, और आपको सोसाइटी को उसके लिए रिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ सरकार के कोई रूल बना देने से या लॉ बना देने से सोशल रिफॉर्म नहीं आएगा। सोसाइटी को उसके लिए जो है इम्प्रूव करना होगा, और इसी सोशल रिफॉर्म के लिए स्वामी विवेकानंद ने पूरी अपनी जिंदगी काम किया। ठीक है, और इनका ये मानना था कि जब तक कंप्लीट रिफॉर्म नहीं आएगा, तब तक ये चीजें मीनिंगफुल नहीं होंगी और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगी। एक सरकार ने कोई कानून बना दिया, दूसरी सरकार उस कानून को आकर बदल देगी, तो वो तो लॉन्ग लास्टिंग रिफॉर्म नहीं हुआ ना। लॉन्ग लास्टिंग रिफॉर्म कब होगा, जब सोसाइटी की ही थिंकिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपके स्वामी विवेकानंद थे, इनका डीप फेथ था इंडिया की स्पिरिचुअल पावर में। ये हमेशा कहा करते थे कि इंडिया हैज अ ग्रेट स्पिरिचुअल पावर। ठीक है, और विवेकानंद ये भी बोलते थे कि जो ये आपके सोशल रिफॉर्म्स हैं, ये इंडिया की स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो अगर इंडिया को आपको सोशली रिफॉर्म करना है, तो पहले आपको ये इंडिया को स्पिरिचुअली रिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ताकि आप सोशल रिफॉर्म्स के लिए आगे काम कर सकें।
स्वामी विवेकानंद जो थे दोस्तों, उनका ये भी मानना था कि जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें विल पावर की कमी थी, और जो इंडियन सोसाइटी के जो दुख थे उस समय के कॉलोनियलिज्म के समय के, उन दुखों का कारण ये जो विल पावर की कमी थी इंडियन सोसाइटी में, वो ही था। ठीक है, और इस हमेशा इसीलिए ये क्या बोला करते थे कि जब तक लोग जो है खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इन्होंने सोशल रिफॉर्मर के भी कुछ फीचर्स बताए स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का ये कहना था कि जो आपका सोशल रिफॉर्मर है, उसको डीप एम्पैथी होनी चाहिए सोसाइटी के लिए। ठीक है, सोसाइटी के लिए एक फीलिंग होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, और सोशल रिफॉर्म के लिए जो आपके स्वामी विवेकानंद थे, वो यूथ के ऊपर बहुत ज्यादा जो है डिपेंड करते थे। स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि जब तक यूथ जो है वो अपने कंफर्ट्स को सेक्रीफाइस नहीं करेगी, तब तक इंडिया दोबारा से दुनिया में अपनी जगह नहीं हासिल कर पाएगा। ठीक है, आप अभी भी देखते हैं, हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। हम इतनी ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड की क्यों बात करते हैं कि भाई इंडिया के पास देखो बहुत सारा यूथ है, और जब ये यूथ इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता। ये भी स्वामी विवेकानंद का मानना था। ठीक है, इसी वजह से जो ये यूथ के ऊपर जो इतना ज्यादा स्वामी विवेकानंद अपना कॉन्फिडेंस दिखाते थे, इसी वजह से जो इनका जन्मदिन है 12 जनवरी, उसको हम एज ए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो विवेकानंद थे, वो बड़ा क्लीन मैसेजेस जो है वो यूथ को देना देना चाहते थे कि भाई अपनी लाइफ में रिस्क लेने से मत डरो। ठीक है, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू मे लीड। अगर तुम जीते तो तुम लीड करोगे, लेकिन अगर तुम हार भी गए तब भी तुम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। तुम दूसरों को गाइड कर सकते हो आगे सक्सेस के लिए। ठीक है, बहुत से बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो जब हम तैयारी शुरू करना करते हैं तो बीच बीच में हमें डिस्करेजमेंट आती रहती है कि मेरा पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। हमने एक अटेम्प्ट दिया, उसमें हमारा नहीं पेपर क्लियर हुआ, तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए जाते समय हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि हमारा पेपर होगा या नहीं होगा, मैं नहीं बना तो क्या होगा। आप ये मत सोचिए, आप अपनी लाइफ में रिस्क ले लीजिए। अगर आपको आईएएस बनना है तो आप, रिस्क तो है ही ना बच्चों। ठीक है, जिस दिन आप सोचोगे कि आपने तैयारी करनी है, ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी ने अपने रजिस्टर में आपका नाम लिख के रख लिया कि हाँ भाई, इस फलाने बच्चे ने सोचा है कि ये आईएएस बनेगा तो हमने इसको आईएएस बनाना है। नहीं, रिस्क है, एक कंपटीशन है। जरूरी नहीं है कि आप चाहे जी तोड़ से भी जान लगा कर भी मेहनत कर दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आईएएस बनो, क्योंकि और भी लोग मेहनत कर रहे हैं। किसी और की मेहनत क्या पता आपसे ज्यादा हो, तो वो बन गया आईएएस, आप नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा ना लाइफ में। अगर आप ये सोचो कि यार मैं नहीं बनूंगा, मेरा ये है, साल लग जाएगा, वो लग जाएगा, इतनी मेहनत करके भी मैं नहीं बना तो क्या फायदा है, ऐसे वैसे, तो वो तो आप वैसे भी नहीं बने। एटलीस्ट अगर आप रिस्क लोगे, अगर आप एक बार तैयारी करनी शुरू करोगे, और अगर आपकी तैयारी अच्छे से आपने की, मेहनत अच्छे से की, और आप आईएएस बन गए, तो उसमें तो रिटर्न तो मिली ना आपको। लेकिन अगर आपने ट्राई ही नहीं किया, तो फिर तो बात ही खत्म होगी। तो रिस्क लेना लाइफ में बहुत जरूरी है, ये जो है स्वामी विवेकानंद यूथ को क्लियर मैसेज देते थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का ये भी मानना था कि सोशल चेंज आने के लिए पहले लोगों की आइडियोलॉजी को चेंज होना पड़ेगा। आइडियोलॉजिकल चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपको सुपरस्टिशन चेंज करना है, कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी को चेंज करना है, तो उस सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप आइडियोलॉजिकल चेंज लेकर आए। ठीक है, और विवेकानंद ने यह भी बोला कि अगर आपको इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, तो किसी एक क्लास या किसी एक धर्म के लोगों को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हिंदुस्तान में जितने धर्म के लोग हैं, जितने संप्रदायों के लोग हैं, जितने जाति के लोग हैं, वो तब तक, जब तक साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक जो ये सोशल चेंज है ये इनकम्प्लीट ही रहेगा, कभी भी ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ये स्वामी विवेकानंद का यहाँ पर मानना था। क्लियर? तो इसी वजह से स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ट्राई किया कि वो हर तरह के लोग, चाहे वो यूथ हो, वुमेन हो, पुअर हो, वर्कर हो, पेजेंट हो, सबको उन्होंने एक साथ जोड़ने की कोशिश की। एंड ही बिकेम द फर्स्ट रिलीजियस लीडर टू क्लेम द निग्लेक्ट ऑफ मासेस एज द मेजर रीजन फॉर द कंट्रीज ब्रेकडाउन। जो मासेस को निग्लेक्ट किया गया हिंदुस्तान में भागीदारी में, तो उसी की वजह से हिंदुस्तान जो है वो एक ब्रेकडाउन सफर कर रहा है, ये स्वामी विवेकानंद का यहाँ पर कहना था। ओके, आई थिंक यहाँ पर यहाँ तक आपको कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। चलिए, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स की, जो आपके स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अटेम्प्ट किया था 1893 में। ठीक है, जिससे इनको फ्रीडम जो है फेमस ज्यादा ये इंटरनेशनल लेवल पर हुए।
तो इनकी स्पीच के कुछ हम जो है सिलेक्टेड पॉइंट्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन, यहाँ पर अपने रिलीजन की इन्होंने बात की जो हिंदुइज्म, दैट विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि जो हिंदुइज्म है इट टॉक्स अबाउट टॉलरेंस, वो सारे धर्मों को टॉलरेट करने का कंसेप्ट, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बातें करता है। ठीक है, हम सिर्फ यूनिवर्सल टॉलरेशन के में नहीं मानते, बट हम ये भी मानते हैं कि जो सारे रिलीजन हैं वो सबके सब सच हैं। हम ये नहीं बोलते कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन गंदा है या बुरा है या झूठा है, हम सारे रिलीजन्स की सच्चाई में जो है विश्वास रखते हैं। एंड ही सेड दैट आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन व्हिच हैज शेल्टर्ड द परसिक्यूटेड एंड द रिफ्यूजीज ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड ऑल नेशंस ऑफ द अर्थ। कि दुनिया में जहां पर भी जो भी परसिक्यूट हुआ किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, तो उसको हिंदुस्तान ने शरण दी। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है वो दिया था हिंदुइज्म का, टॉलरेंस का। ठीक है, तो आप कोट कर सकते हैं आप ये सब बातें। अगर आपसे सवाल यूपीएससी मेंस में इंटॉलरेंस के ऊपर आपसे कोई सवाल पूछ लेता है, ठीक है, या आपका जो है व्यू आपसे जानना चाहता है रिफ्यूजी का जो आपका इशू चलता रहता है, ठीक है, रोहिंग्या क्राइसिस जो चल रहा है उसके ऊपर अगर आपके व्यूज मांगता है, तो आप कोट करके जो है स्वामी विवेकानंद को कोट कर सकते हैं कि हमारी भैया ये आइडियोलॉजी रही है विच हैज बीन ऑल्सो हाईलाइटेड बाय स्वामी विवेकानंद इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन 1893। तो आप ऐसे कोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर आप देखें, आई एम प्राउड टू टेल यू दैट वी हैव गैदर्ड इन आवर बॉसम द प्योरेस्ट रेमिनेंट ऑफ इजराइलिस। अब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद उसी स्पीच को कंटिन्यू करके बोल रहे हैं जो इन्होंने रेफ्यूजीज की यहाँ पर बात की, कि भाई हमने इजराइल से आए लोगों को शरणार्थ दिया। ठीक है, सदर्न इंडिया में आप सब जानते हैं। ठीक है, जब रोमन टायरेनी ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इन्होंने जोरेस्ट्रियंस का एग्जांपल लिया कि भाई जोरेस्ट्रियंस को हमने जो है अपने यहाँ पर शरण दी एंशियंट टाइम्स में। तो ये सारी बातें जो है स्वामी विवेकानंद ने एज एन एग्जांपल कोट की इस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा कि भाई अगर कोई ये सोचता है कि भाई अगर किसी एक रिलीजन के डिस्ट्रक्शन से दूसरे रिलीजन का भला होगा, तो उन्होंने कहा दैट ब्रदर्स योर्स इज एन इम्पॉसिबल होप, कि तुम एक इम्पॉसिबल होप सोच रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई क्रिश्चियन हिंदू बन जाए, ठीक है, कि भाई अगर मैं ये सोचूं कि कोई क्रिश्चियन हिंदू बन जाए, तो मैं ऐसा नहीं चाहता, भगवान बचाए। या कोई हिंदू बुद्धिस्ट बन जाए, ठीक है, तो ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए। हम ये ऐसी रिलीजियस कन्वर्टिबिलिटी की बात नहीं करते, क्योंकि हम तो हर धर्म में मानते हैं। यहाँ पर अब स्वामी विवेकानंद ने कैसे एग्जाम्पल लिया कि भाई देखो कोई सीड है, उसको तुम ग्राउंड में जो है प्लांट करते हो, ठीक है, जमीन में, सॉइल में, उसमें हवा आती है, ठीक है, उसको आप पानी देते हो, तो क्या सीड जो है वो अर्थ बन जाता है जिसमें आपने उसको बोया है, या वो हवा बन जाता है, या वो पानी बन जाता है? वो एक प्लांट बनता है, वो अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी गेन करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म को कोई दूसरा धर्म कन्वर्ट कर दे। ठीक है भाई, सीड को अर्थ ने अर्थ बना दिया या हवा ने हवा बना दिया, नहीं, वो एक प्लांट बना। तो वैसे ही जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, आप उन रिलीजन से चीजें सीखिए, उनमें जो अच्छी बातें हैं उनसे सीखिए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि एक जो क्रिश्चियन है वो हिंदू बन जाए या वो बुद्धिस्ट बन जाए। तो ये जो कंसेप्ट है ये नहीं चलेगा, आप सीखिए एक दूसरे धर्म से। ये चीज जो है स्वामी विवेकानंद ने आपको समझाई। ठीक है, in the face of this evidence, if anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and the destruction of the others, I pity him from the bottom of my heart। कि भैया अगर कोई ये सोचता है कि मेरा धर्म सरवाइव करे और बाकी सारे धर्म खत्म हो जाए, तो मैं उसके लिए बहुत बुरा फील करता हूँ अपने दिल से। And point out to him that upon the banner of every religion will soon be written in spite of resistance help and not fight। कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर धर्म जो है ये कहेगा कि आप लड़ो मत, आप एक दूसरे की हेल्प करो। ठीक है, अपने हर धर्म ये कहेगा कि आप हर धर्म का अच्छा पॉइंट उठाएं, ठीक है, एसिमिलेट करें उसके अच्छे पॉइंट्स को अपने अंदर, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करें, और हार्मनी और पीस से रहें, ना कि डिसेंशन से। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी थी रिगार्डिंग रिलीजन। ओके, अब क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेते हैं कि चलो इतनी सारी जो हमने पंचायत करी, अगर ये क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरह से यूपीएससी पूछ सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्वामी विवेकानंद यहाँ पर पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर वन, द बर्थ डेट ऑफ स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1893 is celebrated as नेशनल यूथ डे।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट जो है, यहाँ पर 12 जनवरी 1893। अब कई बार पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे पिछले 2-3 साल में, लेकिन यूपीएससी कई बार बहुत छोटे-छोटे फैक्ट्स में भी मिस्टेक्स छोड़कर और आपको फंसा देता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, और ये फैक्ट ऐसा है कि यूपीएससी अज्यूम करेगा कि आपको पता होगा। 1893 इज वेरी फेमस क्योंकि इस 1893 के ईयर में शिकागो में आपने वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में विवेकानंद ने स्पीच दी थी। तो जाहिर सी बात है कि जन्म तो नहीं हुआ होगा, तो जन्म जो है वो 1863 में हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से ये सिर्फ साल की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गई, बाकी सब ठीक है। 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, विवेकानंद बिलीव्ड इन सुपीरियोरिटी ऑफ हिंदुइज्म ओवर द अदर रिलीजन। तो अभी हमने देखा, अभी देखा कि विवेकानंद ने कभी नहीं कहा कि भाई कोई धर्म किसी और धर्म से सुपीरियर है। विवेकानंद ने हमेशा ये कहा कि आप दूसरे धर्मों से सीखते रहे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी जो है गलत हो जाती है। उसके बाद, विवेकानंद डाइड ड्यूरिंग हिज विजिट टू लंदन। नहीं, विवेकानंद 1899 में दोबारा लंदन गए थे, पर जब वो वापस आ गए थे लंदन से, उसके बाद 1902 में उनकी बेलूर मठ में डेथ हुई। ठीक है, इंडिया में ही डेथ हुई। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव ऑप्शंस इज करेक्ट। क्लियर? चलिए, तो फ्रेंड्स, ये तो हमने प्री वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। अगर मेंस में भी आप एथिक्स का जो आपका पेपर है, जीएस 4 का जो आपका पेपर है, तो आप वहां पर आपके एथिकल कंसर्न्स में आप जो है वो लिख सकते हो, कोट कर सकते हो स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, रिलीजियस इंटॉलरेंस या इन सब चीजों में आप जो है स्वामी विवेकानंद को बहुत अच्छे से कोट कर सकते हो। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी पर्सनालिटी के साथ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंच सके। और हमारे अभी पीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी जो है नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।